हेलो फ्रेंड्स, सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं मांग क्या है, मांग फलन क्या है, मांग के कौन कौन से प्रकार हैं और मांग का नियम। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आइए हम लोग अब यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी वस्तु की मांग क्या है। तो किसी भी वस्तु की मांग से तात्पर्य वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक निश्चित समयांतराल में और वस्तु की दी हुई कीमत पर एक उपभोक्ता खरीदने की इच्छा रखता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि एक निश्चित समय है, मतलब समयांतराल है। समयांतराल मतलब प्रतिवर्ष, प्रतिदिन या फिर प्रति सप्ताह, मतलब समय की एक इकाई दी हुई है। दूसरी बात कि वस्तु की कीमत भी दी हुई है। और तीसरी कि वस्तु की मात्रा, और किस प्रकार की मात्रा भाई, तो उस मात्रा को खरीदने की इच्छा भी व्यक्ति के पास है। तो किसी भी वस्तु की जिस मात्रा को एक व्यक्ति खरीदने की इच्छा रख रहा है, इसका मतलब है कि खरीदने की क्षमता भी उसके पास है, परचेजिंग कैपेसिटी भी है। तो इस परिभाषा से मांग की कुछ विशेषताएं सामने आती हैं। पहली बात कि मांग से तात्पर्य मात्रा से है। जब आप कहते हैं कि बाजार में एक व्यक्ति के लिए टमाटर की मांग है, तो इसका मतलब यह है कि उस टमाटर की कुछ न कुछ मात्रा होगी, चाहे वो 10 किलो हो, 5 किलो हो, 20 किलो, कुछ भी हो। तीसरी बात कि किसी भी वस्तु की मांग उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। अगर व्यक्ति के लिए किसी वस्तु के लिए उपयोगिता है तभी उस वस्तु को खरीदना चाहेगा, अदरवाइज वो खरीदना नहीं चाहेगा। मांग एक प्रवाह संकल्पना है, फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि मांग के माप प्रति इकाई समय पर होती है, प्रति वर्ष, प्रति सप्ताह, प्रतिदिन। जैसे अगर हम कहते हैं कि चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम है और एक उपभोक्ता प्रति सप्ताह 5 किलोग्राम चीनी खरीदने की इच्छा रखता है, तो उस उपभोक्ता के लिए चीनी की मांग 5 किलोग्राम है। तीसरी बात, इसकी जो अगली विशेषता है वह है कि किसी भी वस्तु की मांग से तात्पर्य एक्सपेक्टेड क्वांटिटी से है, प्रत्याशित मात्रा से है, डिजायर्ड क्वांटिटी से है, इच्छित मात्रा से है। कहने का मतलब है कि वह मात्रा जो वास्तव में खरीद रहा है वो नहीं, बल्कि वो जो खरीदने की इच्छा रख रहा है, जो खरीदने का प्लानिंग कर रहा है, प्लान्ड क्वांटिटी, नियोजित खरीदने का प्लानिंग कर रहा है, उस मात्रा को हम मांग कहते हैं। और यहां पर जब हम थ्योरी ऑफ डिमांड में जिस मांग की परिभाषा हम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने अध्ययन को उपभोक्ता वस्तु तक सीमित कर रखे हैं। उपभोक्ता वस्तु मतलब वह अंतिम वस्तु जिसे एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्रय करना चाहता है। तो उपभोक्ता वस्तु के अंतिम मांग से तात्पर्य हम उपभोक्ता वस्तु की मांग से लगाते हैं। यहां पर पूंजीगत वस्तु की मांग से हम नहीं लगाते हैं। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो परंपरागत अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से 5 कारक हैं। एक, उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आदत और उपभोक्ता की आशा, एक्सपेक्टेशन मतलब वस्तु की कीमत का भविष्य में होने वाले परिवर्तन की आशंका या आशा। इसके अलावा आधुनिक अर्थशास्त्री ये जो 5 कारक हैं, इसके अलावे भी कुछ कारकों को ऐड किए हैं, जिसमें है सरकार की नीति, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय का वितरण, बाजार का स्वरूप, बाजार का आकार और जनसंख्या। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी, बाजार का आकार बढ़ेगा तो वस्तु की मांग बढ़ेगी। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, आय का वितरण असमान है तो वस्तु की मांग में भी परिवर्तन जो है वो असमान होगा, किसी वस्तु की मांग कम होगी। अगर समान वितरण है तो वस्तु की मांग भी बढ़ेगी। वस्तु की मांग तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बीच के संबंध को हम मांग फलन कहते हैं। तो हम ट्रेडिशनली जो विचारधारा है, उस विचारधारा के आधार पर मांग फलन का स्वरूप जो होगा उसको हम कुछ इस प्रकार से गणितीय रूप में लिख सकते हैं। जैसे D इज द फंक्शन ऑफ P, Y, PR, T और E। जहां पर P क्या है,
वस्तु की कीमत है, Y उपभोक्ता की आय है, PR संबंधित वस्तु की कीमत है और T टेस्ट है तथा E जो है वो है एक्सपेक्टेशन, आशा। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी वस्तु की मांग को हम कितने प्रकार में बांटते हैं। मांग को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। एक वस्तु की कीमत मांग, दूसरे वस्तु की आय मांग और वस्तु की आड़ी मांग। वस्तु की कीमत मांग, वस्तु की मांग मात्रा और वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को हम वस्तु की कीमत मांग कहते हैं। उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग के बीच के संबंध को हम वस्तु की आय मांग कहते हैं और संबंधित वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग के बीच के संबंध को हम वस्तु की आड़ी मांग कहते हैं। अब यहाँ पर हम तीनों मांग की व्याख्या अलग अलग करते हैं। सबसे पहले करते हैं वस्तु की कीमत मांग। किसी भी वस्तु की मांग मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच के संबंध की व्याख्या मांग का नियम करता है। तो अब प्रश्न है कि मांग का नियम क्या है। मांग का नियम स्पष्ट करता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी भी वस्तु की मांग मात्रा और उस वस्तु की कीमत में अप्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, उल्टा संबंध पाया जाता है। देयर इज ए डेफिनिट एंड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी अंडर सेटेरस पेरिबस कंडीशन। अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने का मतलब है कि उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आदत और उपभोक्ता का एक्सपेक्टेशन, ये सभी स्थिर है। तो गणितीय रूप से इन दोनों के बीच के संबंध को हम बता सकते हैं D इज द फंक्शन ऑफ P। ये हमारा मांग वक्र कहलाता है। तो अगर परिभाषा पूछे कि मांग वक्र क्या है, तो मांग वक्र की परिभाषा आप देंगे कि किसी भी वस्तु की मांग मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच के फलनात्मक संबंध को हम मांग वक्र कहते हैं। अर्थशास्त्र में मांग वक्र का एक कोई डेफिनिट आकार परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी सुविधा के दृष्टिकोण से हम इसके एक रेखीय संबंध को बताते हैं, जिसे हम लोग रेखीय मांग वक्र या लीनियर डिमांड कर्व कहते हैं। तो लीनियर डिमांड कर्व का स्वरूप होगा Q इक्वल टू A माइनस बी पी। Q इक्वल टू A माइनस बी पी, जहां B क्या है, मांग वक्र का स्लोप है, इसकी ढाल है। मांग वक्र की व्याख्या हम तालिका से करते हैं, जिसे हम लोग मांग तालिका या डिमांड शेड्यूल कहते हैं। तो मांग तालिका किसी भी वस्तु की मांग मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच के रिलेशनशिप को अंकों से प्रदर्शित करती है, अंकों से व्याख्या करती है, अंकों से समझाती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक मांग तालिका आपको दी हुई है। इस मांग तालिका में आप देख रहे हैं कि एक तरफ केले की कीमत दी हुई है और दूसरी तरफ केले की मांग मात्रा दी हुई है। तो केले की कीमत, आप देख रहे हैं कि केले की कीमत बढ़ रही है और केले की जो मांग मात्रा है वो घट रही है। तो इसका मतलब है, इस तालिका से स्पष्ट है कि केले की मांग मात्रा और केले की कीमत में अप्रत्यक्ष संबंध है। रेखा चित्र की सहायता से भी हम मांग के नियम की व्याख्या करते हैं। जैसे आप इस रेखा चित्र में देख रहे हैं, इस रेखा चित्र में AB है, मांग वक्र है, माने मांग की रेखा है जिसकी ढाल ऋणात्मक है। इसकी ढाल ऋणात्मक होने का मतलब है कि वस्तु की कीमत में अगर कमी होगी तो वस्तु की मांग मात्रा भी बढ़ेगी, और वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो वस्तु की मांग मात्रा कम होगी। तो इस रेखा चित्र से आप देख रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत P होती है तो मांग मात्रा Q है, और जब वस्तु की कीमत घटकर P1 होती है तो मांग मात्रा में वृद्धि होती है और वह मांग मात्रा Q से बढ़कर Q1 हो जाती है। मांग का नियम लागू क्यों होता है, या फिर कहें मांग रेखा की ढाल ऋणात्मक क्यों होती है। मांग का नियम लागू क्यों होता है, इसके पीछे कुछ कारण कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे पहला कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहता है कि जब किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती चली जाती है तो उसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती है। कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु की हम अधिक मात्रा कब खरीदना चाहेंगे, जब उसकी कीमत कम होगी। क्यों? क्योंकि जब हम अधिक मात्रा खरीद रहे हैं, इसका मतलब उस वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता है, वो कम होगी। और सीमांत उपयोगिता की परिभाषा मार्शल ने दिया है कि एक वस्तु की एक इकाई प्राप्त करने के लिए उसके लिए जो हम मुद्रा त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं, वही उसकी सीमांत उपयोगिता है। तो किसी भी वस्तु की अधिक मात्रा हम कब खरीदेंगे, जब उसकी कीमत
कम होगी। और जब वस्तु की कम मात्रा हम खरीदना चाहेंगे, इसका मतलब है कम मात्रा हमारे पास है तो इससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अधिक है, इसका मतलब है उसकी कीमत अधिक होगी। तो अधिक कीमत पर कम वस्तु खरीदेंगे और कम कीमत पर अधिक वस्तु खरीदने का प्रयास करेंगे। दूसरा कारण जो है वह है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव कहने का मतलब है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो वह अपने संबंधित वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है, और एक उपभोक्ता हमेशा महंगी वस्तु की जगह पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करता है। जैसे रसगुल्ला और गुलाब जामुन, दोनों की कीमत अगर 10 रुपये में एक पीस है, एक उपभोक्ता 10 रसगुल्ला और 5 गुलाब जामुन खरीद रहा है। अब रसगुल्ले की कीमत कम हो गई, तो रसगुल्ले की कीमत कम होने से क्या होगा, अब गुलाब जामुन न खरीद करके गुलाब जामुन की जगह पर भी वो रसगुल्ला खरीदेगा, तो रसगुल्ले की मांग मात्रा बढ़ जाएगी। इसका तीसरा कारण है वह है आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट कहने का मतलब है कि जब वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता की परचेजिंग कैपेसिटी, क्रय क्षमता बढ़ जाती है, और क्रय क्षमता बढ़ने के से उस वस्तु की अधिक मात्रा वो खरीदने लगता है, जिसे हम आय प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वस्तु की आय मांग क्या है। तो किसी भी वस्तु की मांग मात्रा और उस उपभोक्ता की आय के बीच के संबंध को हम लोग वस्तु की आय मांग कहते हैं। तो वस्तु की आय मांग स्पष्ट करती है कि उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। कहने का मतलब है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है, और जब उपभोक्ता की आय घटती है तो उस वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। तो वस्तु की आय मांग को हम डायग्राम से कैसे दिखाएंगे? इसे डायग्राम से दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, मांग वक्र में विवर्तन को दिखाते हैं। क्योंकि मांग वक्र की जब हम बात करते हैं तो मांग वक्र में तो सिर्फ वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच संबंध है। तो मांग वक्र से हम कैसे दिखाएंगे? तो मांग वक्र से वस्तु की आय मांग को हम मांग वक्र में विवर्तन से दिखाएंगे। जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग वक्र में दाईं ओर विवर्तन होगा, और जब उपभोक्ता की आय में कमी होगी तो मांग वक्र बाईं ओर विवर्तन होगा। दाईं ओर विवर्तन होने का मतलब क्या है कि पूर्व की कीमत पर, वस्तु की पूर्व की कीमत पर अब उपभोक्ता अधिक मात्रा खरीदेगा, और मांग वक्र के बाईं ओर विवर्तन का मतलब है कि पूर्व कीमत पर अब उपभोक्ता उस वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, वस्तु की कीमत P है और मांग वक्र AB है, तो AB मांग वक्र के होने पर वस्तु की कीमत P पर उपभोक्ता Q मात्रा खरीद रहा है। अब क्या है, अब उपभोक्ता की आय बढ़ गई, उपभोक्ता की आय बढ़ गई मतलब कि ये जो AB है, अब AB दाईं ओर विवर्तित होकर A' हो जाता है, और A' हो जाने पर वस्तु की कीमत P पर अब उपभोक्ता अधिक मात्रा Q' खरीद रहा है। जब उपभोक्ता की आय घट जाती है तो हमने कहा कि जब उपभोक्ता की आय घटेगी तो मांग वक्र बाईं ओर विवर्तन होगा, बाईं ओर विवर्तित होगा। जैसा कि यहाँ पर आप A' जो मांग वक्र देख रहे हैं वो बाईं ओर AB के बाईं ओर है, तो AB के बाईं ओर का मांग वक्र A' उपभोक्ता की आय में कमी को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत P होने पर अब उपभोक्ता की आय कम होने से वह मांग जो है वो कम है। इसका मतलब पहले की तुलना में वो कम मात्रा खरीद रहा है, Q' खरीद रहा है। वस्तु की आड़ी मांग क्या है? तो किसी भी वस्तु की मांग और उस से संबंधित वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को हम वस्तु की आड़ी मांग कहते हैं। तो वस्तु की आड़ी मांग की व्याख्या करने के लिए हमें वस्तु को दो भागों में बांटना होगा, एक पूरक वस्तु और दूसरा प्रतिस्थापक वस्तु। तो पूरक वस्तु किसे कहते हैं, प्रतिस्थापक वस्तु किसे कहते हैं, ये जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। दो वस्तुएं एक दूसरे के पूरक वस्तुएं होंगी यदि दोनों वस्तुओं का प्रयोग एक उपभोक्ता एक साथ करता है। जैसे उदाहरण के लिए कलम और स्याही, कार और पेट्रोल, जूते और मोजे, ब्रेड बटर। तो ये सब जो वस्तुएं हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, पूरक वस्तुएं हैं। तो पूरक वस्तु की स्थिति में एक वस्तु की मांग अपने पूरक वस्तु की कीमत के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई होती है।
अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होने का मतलब क्या है कि अगर किसी वस्तु के पूरक वस्तु की कीमत में कमी होगी तो उस वस्तु की मांग मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे स्याही की कीमत कम होगी तो कलम की मांग बढ़ेगी, स्याही की कीमत अधिक होगी तो कलम की मांग कम होगी। प्रतिस्थापक वस्तु की स्थिति में किसी भी वस्तु की मांग तथा उस वस्तु के प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत के बीच प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। कहने का मतलब है कि प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत अधिक होगी तो उस वस्तु की मांग भी अधिक होगी, और प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत कम होगी तो उस वस्तु की मांग भी कम होगी। जैसे अगर गुलाब जामुन की कीमत कम होगी तो रसगुल्ले की मांग कम होगी, और गुलाब जामुन की कीमत अधिक होगी तो रसगुल्ले की भी मांग अधिक होगी। वस्तु की आड़ी मांग को हम ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। तो ग्राफ से दिखाने का मतलब है हमें दो चीज़ देखना होगा। एक पूरक वस्तु की स्थिति में, तो पूरक वस्तु की स्थिति में जब पूरक वस्तु की कीमत कम होती है तो किसी भी वस्तु का मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट करता है, और पूरक वस्तु की कीमत अधिक होने से वस्तु का मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट करता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि पहले मांग वक्र ए बी है, और वस्तु की पूरक वस्तु की कीमत में कमी होने से मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट कर गया, ए डैश बी डैश हो गया। अब वह वस्तु की अधिक मात्रा उपभोक्ता खरीदना चाह रहा है। प्रतिस्थापक वस्तु की स्थिति में जब प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत कम होती है तो वस्तु का मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट करता है, और प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत अधिक होने से मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट करता है। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। आज हमने यहाँ पर पढ़ा कि किसी भी वस्तु की मांग क्या है, मांग फलन क्या है, मांग का नियम क्या कहता है, मांग के नियम क्यों लागू होते हैं, और वस्तु के विभिन्न मांग कौन कौन से हैं, वस्तु की कीमत मांग, वस्तु की आय मांग और वस्तु की आड़ी मांग। आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने पर अगर आपको लगे कि कहीं हमें कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो आप प्रश्न अवश्य करें, और वह प्रश्न आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।